नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना चाहता हूं कि इस बार जो यूपीएससी के प्रीलिम्स हुए हैं, आपको पता होगा 16 तारीख को प्रीलिम्स हुए हैं। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था, मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से पेपर डिफिकल्ट था, एवरेज था या फिर इट वॉज टू ईजी लिखेगा इसके बारे में वैसे कॉमेंट सेक्शन में। मगर आपने एक बात नोट करी होगी, इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू आए हैं इंटरनेशनल टॉपिक से। आप अगर पॉलिटी के देखो, पॉलिटी के यूजुअली सबसे ज्यादा ही होते हैं, 20 सवाल आए हैं पॉलिटी से। उसके बाद आप अगर देखो ज्योग्राफी के बाद 14 सवाल आए हैं फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक। इवन ज्योग्राफी में भी आप अगर देखोगे तो कई सवाल ऐसी लोकेशन से रिलेटेड थे जो काफी न्यूज में थे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, कई लोग एक्चुअली इस सवाल को देखकर काफी कंफ्यूज हो गए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे पूछा जा रहा है कि ये जो 5 देश की लिस्ट आपके सामने है, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इनमें से कौन से वो देश हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं लो बर्थ रेट की वजह से। नाउ ये टॉपिक मैंने कितनी सारी वीडियोस में आपको समझाया होगा। एक ग्लोबल कंसर्न है लो बर्थ रेट। फर्टिलिटी रेट या लो बर्थ रेट की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक देश में एक महिला कितने बच्चों को पैदा कर रही है। अगर ऑन एन एवरेज एक महिला 2.1 चिल्ड्रन को जन्म दे रही है तो उस देश की आबादी जितनी थी उतनी मेंटेन रहेगी। 10 लाख की आबादी आज है, 100 साल बाद भी 10 लाख की आबादी ही रहेगी। जैसे ही ये जो 2.1 है, इससे फर्टिलिटी रेट कम होना शुरू हो गया, आबादी गिरनी शुरू हो जाएगी। और दुनिया में आज के समय कई देश हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और अगर आप स्टडी आईक्यू की वीडियोस प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, आप पहली बात तो आराम से कह सकते हैं जापान तो बिल्कुल है। जापान बिल्कुल इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसके अलावा साउथ कोरिया भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मैंने कई वीडियोस में, अगेन देखो, मैं कभी भी ना ऐसे टॉपिक्स को बोरिंग तरीके से प्रेजेंट करके आपके सामने नहीं रखूंगा कि वीडियो का टाइटल हुआ कि द लो पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन ईस्ट एशियन कंट्रीज। ना आपका देखने का मन करेगा, ना आपको वो चीज याद रहेगी। इंपॉर्टेंट यह है कि एक करंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, उससे कोरिलेट करके हम बहुत सारी और बातें समझें उस कंट्री के बारे में, जिससे हमारा दिमाग भी वो इंफॉर्मेशन याद रखेगा। तो अगर आप स्टडी आईक्यू की वीडियोस प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स की, आप सीधा सीधा कहोगे जापान में ये प्रॉब्लम है, साउथ कोरिया में प्रॉब्लम है, नाइजीरिया में यह प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज्यादा हाई फर्टिलिटी रेट है। साउथ अफ्रीका में भी आप अगर देखो तो यह प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, 2.1 से काफी ऊपर इनका फर्टिलिटी रेट। तो सीधा आप यहां पे जाओगे ऑप्शंस में, आपको डेफिनेटली जापान और साउथ कोरिया तो चाहिए ही। तो अब आप देखोगे कि या तो आंसर है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी। नाउ इटली में भी मैं कई बार बता चुका हूं, यूरोप के ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वहां पे जो ये फर्टिलिटी रेट वाली प्रॉब्लम है ये आपको दिखेगी। चाहे फ्रांस हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, तो इटली को चूज करना एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बात है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो गया यहां पे ऑप्शन ए, इटली, जापान और साउथ कोरिया। ये 3 देश हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं अपनी लो पॉपुलेशन की वजह से। इटली पर तो रिसेंटली एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है कि इटली का जो बर्थ रेट है ये हिस्टोरिक लो पे पहुंच चुका है और ये चीज पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगी। बहुत सारे देश हैं जहां पे पॉपुलेशन लिटरली कोलैप्स कर रही है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यार यूपीएससी में यही पूछा जाएगा कि इंडिया से बाहर दूर दराज के कितने जो देश हैं वहां पे बच्चे पैदा हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये भी क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल। हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जहां पे इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल है। जो स्मार्टफोन आप अभी यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, यू हैव सो मच इंफॉर्मेशन। और दुनिया लगातार छोटी होती जा रही है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग दुनिया के बारे में जान रहे हैं। अब ये मत समझिएगा कि ये दूर दराज के देश है, हमें क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर फर्टिलिटी रेट कम होता है तो आगे जाकर इनकी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में होगी, जो हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं, हर तरफ से आप पर भी उसका इंपैक्ट आएगा। तो बिल्कुल आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट जो नॉलेज है आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में अच्छे से टेस्ट करता है ये क्वेश्चन। यहां पे एक तरफ कंट्री का नाम लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है कि ये कंट्री इस वजह से न्यूज में था। अब आपको बताना है कि जो ये पेयर्स बना रखे हैं इनमें से कितने पेयर्स सही तरीके से मैच्ड हैं। अब एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्जेंटीना के बारे में लिखा है कि ये देश अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अगर आप स्टडी आईक्यू अर्जेंटीना टाइप करोगे ना, इतनी सारी वीडियोस आपको मिलेगी। मैंने भी अपनी कई वीडियोस में आपको समझा रखा है कि अर्जेंटीना इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर सूडान पे अगर हम आए,
आप स्टडी IQ सूडान टाइप करो यूट्यूब पे, इतनी सारी वीडियोस आपको वहां पर मिलेगी। सूडान के बारे में मैंने अलग से भी वेरियस वीडियो में आपको समझा रखा है कि बिल्कुल यहाँ पर रेगुलर आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, काफी बार वायलेंस होता है, खून खराबा होता है। और फिर फाइनल यहाँ पे टर्की, ये जो वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो, रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप टू नेटो। रिसेंडेड का मतलब होता है जी छोड़ देना, अपनी मेंबरशिप नेटो में खत्म कर दी। अब एक बार को ना, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो नहीं करते, ये जो आखिरी वाला ये है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली नेटो बहुत न्यूज़ में था, टर्की भी न्यूज़ में था। एक बार दिमाग चकमा खा सकता है कि क्या कुछ हुआ है, क्या क्या टर्की ने कुछ नेटो की मेंबरशिप छोड़ दी क्या। मगर आप अगर स्टडी IQ प्रॉपरली फॉलो करते हैं, आपने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर रखा है, आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स है उस पर सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियोस ले आऊंगा। तो ऐसी न्यूज़ कि टर्की नेटो से निकल गया, आप मिस करोगे ही नहीं। देयर इज नो चांस कि आप ये न्यूज़ मिस करो। तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि नहीं, टर्की अभी भी नेटो का मेंबर है, टर्की ने नेटो की मेंबरशिप नहीं छोड़ी। तो इसलिए यहां पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। जो टर्की वाली बात है कि नेटो की मेंबरशिप छोड़ दी टर्की ने, यह गलत है। अर्जेंटीना सूडान की जो इन्फॉर्मेशन है यह बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ठीक है सर, IR से काफ़ी क्वेश्चंस आए, अभी और भी आए हैं, उन पे भी और बात करेंगे, और क्वेश्चंस भी हैं। मगर मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, कई लोग यही पूछते हैं कि पॉलिटी के इतने सारे आते हैं क्वेश्चन, ज्योग्राफी के आते हैं, स्टैटिक बिल्ड करना है, अपना कोर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है मुझे, उसके लिए क्या करूँ। देखिए, स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है, आप 1000 रुपये हर महीने बस आपको पे करने हैं। आप घर बैठ के लाइव क्लासेस के साथ UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे स्टडी IQ के कोर्सेज में ये नहीं होता कि पुरानी वीडियोस कई महीनों सालों की आपको मिल रही है, नहीं, आपको लाइव क्लासेस मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और लाइव क्लासेस में याद रखना, ऐसा नहीं है कि कहीं से बीच में आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, लाइव क्लासेस चल रही हैं, कोर्स अपनी स्पीड से आगे चल रहा है, कोर्स 30% कंप्लीट हो गया, तब आप अगर क्लासेस ज्वाइन करोगे, आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है, टीचर कहाँ पहुंच चुका है, पुराने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। तो इसलिए स्टडी IQ में रेगुलर बेसिस पर हम बैचेस स्टार्ट करते हैं। एक बैच का मतलब यह है कि बैच जब शुरू हो रहा है तो सारी तैयारी, पॉलिटी, आर्ट्स, हिस्ट्री, सब कुछ हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। और स्टडी IQ का जो बैच 10 है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कुछ टाइम पहले, ये अब स्टार्ट हो चुका है। अब उसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते, वो बैच शुरू हो गया, उन बच्चों की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। मगर स्टडी IQ का बैच 11 ये 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, यू कैन बाय दिस कोर्स। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का GS फाउंडेशन P2I कोर्स। इस कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। लाइव क्लासेस आपको मिलेगी और सिंस 20 जून से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो 20 जून तक का टाइम है आपके पास। ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, सीधा पहली क्लास आपको लाइव मिलेगी, आपकी तैयारी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो पाएगी। और जो प्राइस है इस कोर्स का, जो आपको वैसे आप सोचे तो 1000 रुपये पर मंथ के आसपास पड़ेगा आफ्टर यूजिंग द कोड PG10, क्योंकि जो ये प्राइस लिखा है नेवर यूज दिस और वेरियस और जो यहाँ पे कोड आपको दिख रहे हैं, इनको आप लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल बाय यूजिंग द कोड PG10, इससे प्राइस काफ़ी कम हो जाएगा। और सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ पे करके आप UPSC एग्जामिनेशन की तैयारी घर बैठ के कर सकते हैं एट योर ओन कंफर्ट। प्रीलिम्स क्लियर हो गया आपका अगर 2025 वाला, स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपकी मर्जी है तो दिल्ली आइए, आप यहाँ पे दिल्ली में रहिए, आपके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा ये स्टडी IQ उठाएगा। मेंस एग्जाम की तैयारी करिए स्टडी IQ के साथ, फिर इंटरव्यू के लिए भी स्टडी IQ इसी तरीके से आपकी हेल्प करेगा। वी विल फील प्राउड कि अगर आप UPSC जर्नी अपनी अकॉम्प्लिश करते हैं। आप देखोगे स्टडी IQ पे बहुत सी टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगी। सो इस कोर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20 तारीख को जो ये बैच है, बैच 11, ये स्टार्ट हो जाएगा। नई जर्नी, नई तैयारी, यू कैन स्टार्ट फ्रेश। ना वापस आते हैं प्रीलिम्स के MCQs पर। बहुत सारे MCQs हैं वैसे IR वाले। एक और मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूंगा, आपने नोट किया होगा वीडियो के एंड में काफी बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और कई बार ये क्वेश्चंस डिफेंस एक्सरसाइजेस की होती हैं कि इंडिया ने युद्ध अभ्यास किया है इस कंट्री के साथ, कहाँ पे हुआ है, इंडिया ने युद्ध अभ्यास किया है ये यहाँ पर, इसका नाम क्या है, काफी बार पूछता हूँ ना मैं आपसे। अब UPSC भी आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की जो एंगेजमेंट है, मिलिट्री एंगेजमेंट दुनिया भर के बाकी कंट्रीज के साथ बढ़ेगी, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको और दिखेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का जो एडिशन था,
इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ये जो युद्धाभ्यास है इंडिया बांग्लादेश करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसकी शुरुआत हुई थी पुणे में। थर्ड स्टेटमेंट है कि इस एक्सरसाइज का मेन गोल है काउंटर टेररिज्म। फिर फोर्थ यहाँ पे है कि भारतीय एयरफोर्स जो है इंडियन एयरफोर्स ये पार्ट थी इस एक्सरसाइज की। और अगर आप प्रॉपरली स्टडी IQ की सारी वीडियोस फॉलो करते हैं, आप मेरे जो वीडियो के एंड में मैं काफी बार क्वेश्चन पूछता हूं इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, आप फट से बता दोगे कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति पहली बात तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में होती ही नहीं। इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो सबसे ज्यादा फेमस एक्सरसाइज है आर्मीज की, इसका नाम है संप्रीति। और फिर जो नेवी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है बोंगो सागर। तो बांग्लादेश तो यहाँ पर है ही नहीं। जो ये मित्र शक्ति है ये हम करते हैं श्रीलंका के साथ। तो आपका पहला जो ये पॉइंट है ये गलत हो गया, बाकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, पुणे में शुरू हुई थी, भारतीय एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जॉइंट ये रिस्पॉन्स था टू काउंटर टेररिज्म। बाकी जो सारी स्टेटमेंट है सही हो गई। हमारा सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी। अब फाइनल एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। मैक्सिमम 10-12 मिनट्स में आपको नॉलेज का एक अच्छा कैप्सूल मिल जाए। दिन में 2-3 बार आपको वीडियोस आए, आप अप टू डेट रहो। अच्छा ये यहाँ पर चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, और एक जो करंट इवेंट है उससे कोरिलेट करके आपको बताऊंगा तो आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन बसी भी रहेगी। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे लगेगा आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट करंट अफेयर से काफी हद तक ये रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज है ना सारी, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, ये इतनी ज्यादा न्यूज में रही हैं। कितनी बार मैंने आपको रशिया का मैप, फिनलैंड का मैप, जर्मनी, नॉर्वे का मैप दिखाया होगा कई वीडियोस में। अब यहाँ पर लिखा है कि ये जो 4 देश हैं इनमें से कौन सी कंट्रीज नॉर्थ सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। बड़ा सिंपल है, आप लिटरली यूरोप का मैप में इतनी बार दिखाता हूं अपनी वीडियोस में, आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि नॉर्थ सी नॉर्वे, डेनमार्क, यूके इनके बीच में पड़ता है। फिनलैंड का कोई रिलेशन ही नहीं है नॉर्थ सी से। रशिया तो और ही दूर है, रशिया को तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर दो। कहां नॉर्थ सी, कहां रशिया? तो रशिया हो गया एलिमिनेट यहां पर, फिनलैंड हो गया एलिमिनेट। नॉर्वे और जर्मनी बिल्कुल ये बॉर्डर शेयर करते हैं। जर्मनी एक बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ सी के साथ, और नॉर्वे तो ऑब्वियसली करता ही है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ओनली 2 देश हैं जो बिल्कुल नॉर्थ सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखो, कहीं से आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट बता दे कि यही सवाल आएगा। यूपीएससी क्वेश्चन से निपटने का सही तरीका यही होता है कि थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते रहो, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर करते रहो, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जोड़ के ही आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। अब एक बार को आप पूछ सकते हो कि मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, क्यों बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिखो सही आंसर, क्यों आपको कहता हूँ कि देखो कमेंट सेक्शन में किसको हार्ड मिल रहा है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि सही आंसर क्या है। आपकी कुछ इन्वॉल्वमेंट आती है उससे, नहीं तो मैंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या हुई? लिखा क्या आपने? टाइप क्या किया अपनी उंगली से? क्या आपका कुछ एफर्ट गया? क्या आपने कुछ नॉलेज एक्वायर करी? तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन खुद भी अटेम्प्ट करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में यह भी आया था। यहाँ पे इन्होंने कई कंट्रीज की लिस्ट दी है और पूछा है कि सबसे लंबी बॉर्डर बताइए किन 2 कंट्रीज के बीच में आपको मिलेगी। सिंपल सा सवाल है, आ गया यूपीएससी में। वैसे ये है आपकी ऑप्शंस, बताइए कि क्या कनाडा यूएसए की जो बॉर्डर है ये दुनिया में सबसे लंबी है? क्या चिले अर्जेंटीना की बॉर्डर सबसे लंबी है? क्या भारत चीन की सबसे लंबी बॉर्डर है? क्या कजाकिस्तान या फिर रशियन फेडरेशन की जो बॉर्डर है ये सबसे लंबी है? तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग आंसर करें। जो लोग आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और एक दूसरे को भी आप एनकरेज करिए। कोई आदमी गलत आंसर कर देता है, आप रिप्लाई कर सकते हैं कि नहीं सही आंसर ये है। और देखो, अपनी तरफ से भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं बस स्पून फीडिंग हो जाए कि क्वेश्चन में आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, बस आपने देख लिया अब आगे बढ़ जाए, उसमें मजा नहीं आता। आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट इन्वॉल्व एज वेल। तो मेरी कोशिश रहेगी अभी आने वाले प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं, जो देखने का आपका मन भी करे, जिसमें आपको जानकारी भी मिले और माइंड में आपके इन्फॉर्मेशन जाए भी। बाकी ऑफ कोर्स जो स्टैटिक पोर्शन है, वेरियस और जो पोर्शन है, उसके लिए StudyIQ का जो कोर्स है ये भी आपके लिए अवेलेबल है, यू कैन बाय दैट एज वेल। और पूरी कोशिश करते हैं, लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। कोशिश करेंगे कि इससे भी ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट दें। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।